नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आने वाले वक्त में क्या हरियाणा में सियासी तख्तापलट होता हुआ नजर आने वाला है? क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? पिछले दिनों जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में हुई यहां विजय शंखनाद रैली के माध्यम से नई परियोजनाओं को शुरू करने की बात कही, तो दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस वक्त देखा जाए तो हरियाणा की सियासी लड़ाई सीधे सीधे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और नायब सिंह सैनी के बीच आमने सामने देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त हरियाणा में है, लेकिन सरकार तो अल्पमत में है, ये कहना है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन ने हरियाणा को गड्ढे में धकेलने का काम किया है। उन्होंने गुरुग्राम की परिस्थितियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस तरीके से गुरुग्राम में वाटर ड्रेनेज सिस्टम को पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार यहां पर दुरुस्त नहीं कर पाई, ऐसे में ये दिखाता है कि देश की स्मार्ट सिटी का जब ये हाल है तो फिर सामान्य शहरों की क्या स्थिति होगी। इसके साथ साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार लंबे वक्त से यहां पर हरियाणा में जो है तमाम तरीके के सियासी राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयत्न करते हुए भी नजर आ रहे हैं। संसद में खड़े होकर के हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार को किस तरीके से लपेटते हुए यहां पर तमाम मुद्दों पर आईना दिखाते हुए नजर आए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच भी जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली। इसके साथ साथ किरण चौधरी भी क्या कांग्रेस पार्टी में वापसी करेंगे और क्या दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर की आपसी नोकझोंक देखिए। आज हरियाणा एक प्रदेश है जहां सबसे कम 15% ही केंद्र सरकार वापस दे रही है और नेट डिवोल्यूशन की बात करें कितनी केंद्र की राशि दी जाए, अगर प्रति व्यक्ति में देखें, प्रति व्यक्ति आज दुर्भाग्य ये कि प्रति व्यक्ति मैंने कैलकुलेट किया अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 29 प्रदेशों में सबसे कम पिछले वर्ष जो हमें डिवोल्व किया गया हरियाणा को दिया गया 22,000 करोड़, यानी कि प्रति व्यक्ति 6,938 रुपए हरियाणा को प्रति व्यक्ति मिला पिछले से। ये भी 29 राज्यों में सबसे कम हरियाणा को दिया जा रहा है। आप बाकी राज्यों को देखें, गोवा में 40,000, आप अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति 1,40,000, आप तेलंगाना में प्रति व्यक्ति 25,000 केंद्र सरकार की तरफ से ये राशि दी जा रही है डिवोल्यूशन, मगर हरियाणा में मात्र 6,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ये पिछले 5 साल से, यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन में 1% डिवोल्यूशन का जो फॉर्मूला हरियाणा के लिए निर्धारित किया गया था, खट्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उनने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसमें नीचे भी भाजपा की सरकार थी, ऊपर भी भाजपा की, सबसे कम हरियाणा को दिया जा रहा है। और ये जो सबसे कम दिया जा रहा है, सबसे कम ये दिया जा रहा है, सबसे कम, आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद खट्टर साहब आप जवाब दीजिए। सबसे कम जो दिया जा रहा है हरियाणा को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकर के कहा जा रहा है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा पहली बात तो है कि बजट के आर्थिक आंकड़ों के ऊपर मैं अधिकृत तो नहीं हूं बोलने के लिए, लेकिन मैं इतनी बता सकता हूं कि जितना लाभ हरियाणा को हुआ है दिल्ली के आसपास होने के नाते से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे बाकी चीज़ों का हो, केवल ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट देने के लिए उठाने का इनका काम है कि मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये राजनीति कम से कम यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ हम लोगों ने दिल्ली अलवर की लाइन हरियाणा से होकर निकलती है, दिल्ली पानीपत RRTS यहाँ से होकर निकलती है, दिल्ली कटरा रोड जो है पूरा हरियाणा में से अंदर से होकर निकलता है। ये सारे प्रोजेक्ट हरियाणा के हैं। ऐसा क्या हो सकता है? प्रश्न पूछना चाहते हैं आज ये हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, हरियाणा जिसकी आबादी देश में, हरियाणा का क्या कसूर है? हमारी आबादी देश में 2.1% है, क्या हमारा ये कसूर है? देश का क्षेत्रफल हरियाणा का 1.34% है, हमारे 4% देश की GDP आज हरियाणा, क्या हमारा ये कसूर है? देश के GST कलेक्शन में 7% हरियाणा का योगदान है, क्या हमारा ये कसूर है? देश के फूड ग्रेन्स में
खाद्यान्न अन्न भंडारण में 33% हरियाणा किसान दे रहा है, क्या ये कसूर है? क्या देश की आर्म फोर्सेस में 11% हरियाणा से आर्म फोर्सेस का ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है, क्या ये कसूर है? क्या देश के मेडल 50% देश के मेडल हरियाणा से आ रहे हैं, क्या ये कसूर है? और इसके बाद हरियाणा में 29 प्रदेशों में सबसे कम हरियाणा को मात्र 1% केंद्र से मिलने वाली राशि मिल रही है। और आपने देखा बजट में, हमें मुझे इस बात का दुख नहीं है कि बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया गया, इस बात का तो दुख तो है। लेकिन आपने देखा कि खेलो इंडिया का बजट, आज देश के 3 मेडल आए, मैं कंक्लूड की तरफ जा रहा हूं, देश के 3 मेडल आए जिसमें से 2 हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। खेलो इंडिया का बजट भी जो 2200 करोड़ खेलो इंडिया का बजट रखा गया, उसमें भी मात्र 60 करोड़ हरियाणा को, यानी कि 2% बजट। खेल का बजट भी हरियाणा में और गुजरात में 500 करोड़ का बजट दिया गया, 20% खेलो इंडिया का, जहां से एक खिलाड़ी मेडल। तो आज मैं समझता हूं कि अन्याय है। और पिछले 10 वर्ष में मैं कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहता हूं, पिछले 10 वर्ष में इन्होंने कोई एक परियोजना केंद्र सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से हरियाणा को तो मिली नहीं। लेकिन यूपीए के समय भी जो हमारी मंजूरशुदा केंद्र सरकार की परियोजना थी, 1,55,000 करोड़ की वो परियोजनाएं जो यूपीए के समय मंजूर शुदा थी, चाहे हमारा एयरपोर्ट हो महम में जो जेवर चला गया 30,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहा था, चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो हमारे हरियाणा के अंदर जो बनारस में चली गई, चाहे 3 रेल की लाइन हो यमुनानगर चंडीगढ़, 1 इंच रेल की लाइन नहीं बिछी, चाहे हिसार फतेहाबाद दिल्ली गुड़गांव न्यू अलवर, चाहे ये रेल की लाइन हो, चाहे एम्स बाड़सा के अंदर 9 हमारे मेडिकल के प्रोजेक्ट हो। 10 साल में एक प्रोजेक्ट हरियाणा को केंद्र की सरकार ने दिया नहीं। और जो यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो यूपीए की सरकार में हरियाणा को देने का काम किया था, वो भी एक एक करके। थैंक यू मैडम बेसिकली I am really thankful to the honorable विश्वास chair दिलाते हैं, for अंत giving me में इनको विश्वास दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी बजट देने में हरियाणा को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, वोट देने में हरियाणा भी बीजेपी को भूल जाएगा, ये विश्वास दिलाते हैं। तो देखा आपने जिस तरीके का माहौल यहाँ पर तैयार हो रहा है, हरियाणा को जीडीपी में यहाँ पर हरियाणा का जो प्रतिनिधित्व है वो देश में सर्वाधिक होने के उन तमाम राज्यों में शामिल हरियाणा का नाम है, जिनकी भूमिका यहाँ पर अहम है। इसके साथ साथ हरियाणा जो है कृषि उत्पादन में देश के उत्पादन में लगभग 33% का योगदान देता है। टैक्स कलेक्शन में भी हरियाणा काफी ऊपर आता है। और जिस हरियाणा को मेडल फैक्ट्री कहा जाता है, जहां से 50% मेडल अकेले हरियाणा से आते हैं तमाम एशियाई, कॉमनवेल्थ और इसके साथ साथ ओलंपिक खेलों में, उस हरियाणा के स्पोर्ट्स बजट में आखिरकार इतनी कोताही क्यों बरती जा रही है? तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इसके साथ साथ हरियाणा मांगे हिसाब नामक कार्यक्रम की शुरुआत करके प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि किरण चौधरी उनकी एक वरिष्ठ सहयोगी हैं और इसके साथ साथ वह उनका सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में आज भी उनके लिए उनके दिल में सम्मान है। ऐसे में किरण चौधरी यदि बीजेपी को छोड़ करके वापस यहां पर कांग्रेस पार्टी का रुख करती हैं तो वह उनका स्वागत करने के लिए भी तत्पर दिखाई दे रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया कि किरण चौधरी हमारी पार्टी की सीनियर लीडर रही हैं और हमारे मन में उनके पार्टी को छोड़ जाने को लेकर किसी तरीके का कोई यहाँ पर मलाल नहीं है। आने वाले वक्त में यदि साथ आती हैं तो मिलकर के रणनीतियां तैयार की जाएंगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजना चाहती है, क्योंकि किरण चौधरी को यदि राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है तो इसके जरिए बड़ी संख्या में वोट बैंक को साधने की यहाँ पर कोशिश हो सकती है। जाट वोट बैंक जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से नाराज दिखाई दे रहा है, आगामी वक्त में किरण चौधरी जैसे चेहरे पर दाव लगा करके बीजेपी चुनावी रणनीतियों में अपनी कामयाबी हासिल कर सकती है। दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच भी कहीं ना कहीं गठबंधन की खबरें सामने आ रही हैं। आगामी वक्त में दुष्यंत चौटाला का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए यदि विपक्षी एकजुटता में जननायक जनता पार्टी की भूमिका की यहाँ पर आवश्यकता होगी और जननायक जनता पार्टी की यदि बड़ी भूमिका रहेगी तो वह एक पल भी इंतजार नहीं करेंगे। यानी कि साफ तौर पर ये संकेत दिए जा रहे हैं कि आगामी वक्त में हम कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। अब देखना ही होगा कि हरियाणा में सियासी फिजाएं किस तरीके से बदलती हुई नजर आती हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता की बाजी मार जाएगी, क्योंकि
लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि करीब 48 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूती के साथ सामने आई थी और 5 लोकसभा की सीटें जीतने में कामयाब हुई। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को वापसी की राह दिखाई दे रही है। जबकि नायब सिंह सैनी तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सत्ता का यहाँ पर बोलबाला लाते हुए बताए जा रहे हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता की हैट्रिक लगाने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।